स्टूडेंट्स, आज अपन अपने चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने पार्ट फर्स्ट देखा था, चैप्टर फर्स्ट बिजनेस देखा था अपन ने, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें कल पढ़ी थी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया। अगर कोई भी डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी एंड यू कैन कम टू स्कूल फॉर योर डाउट क्लियरिंग क्लासेस। ओके, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हमें पता रहे कि आपको इस तरीके से हमारी क्लासेस समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव 4 हैं। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। हम चारों को अलग अलग पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो फर्स्ट दिया है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम गुड्स को प्रोड्यूस करें। दूसरा प्रॉफिट मेकिंग, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। हम गुड्स बना क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें प्रॉफिट होना चाहिए। हम समाज सेवा के लिए गुड्स नहीं बना रहे। अगर आप समाज सेवा के लिए गुड्स दे रहे हैं तो वो इकोनॉमिक नहीं कहलाती है। याद होगा ना इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको? इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है जिनसे हम कुछ अर्न करें। अगर हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं उन एक्टिविटी से तो वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को। दैट्स व्हाई प्रॉफिट मेकिंग मस्ट है। इनोवेशन, नए नए आइडियाज, नई नई थिंकिंग को इनोवेट करना, नई टेक्निक्स को फाइंड आउट करना, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि हम इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं, अगर हम अच्छे से नई थिंकिंग के साथ, नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वर्क करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। देन क्रिएटिंग मार्केट, हम मार्केट्स बनाते हैं, लोगों को गुड्स बनाएंगे तो बिकेंगे तो वो अपने आप ही एक मार्केट फॉर्म हो जाता है। यूजेस ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, हम जो स्केयर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करके ये अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गए। नेक्स्ट वन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहले गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। हमारे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर वो अच्छे से काम करने के लिए जगह नहीं होगी, प्रॉपर स्पेस नहीं होगी तो वो हैप्पीली वर्क नहीं करेंगे और वो अपना 100% आउटपुट हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे, जिससे हम ही लॉस में रहेंगे। तो बेटर है कि हम उनको एक अच्छी कंडीशन, एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएं जिससे वो अच्छे से काम करें और अपनी 100% आउटपुट प्रोवाइड करें। देन प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उनको प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग दे। एजुकेशन मतलब समझते हैं प्रॉपर एजुकेशन, जिस काम के लिए आप उनको लगा रहे हो उसके बारे में उनको सही जानकारी, अगर उन्हें नहीं आता है तो वो चीज़ आप सिखाएं। इसलिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, सारा वर्क ऑनलाइन कर दिया। पर कुछ पुराने गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे जिनको कंप्यूटर पे यूज़ करना नहीं आता था, तो गवर्नमेंट ने क्या किए, कुछ वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए ताकि वो अपने उन एम्प्लॉयज़ को एडुकेट कर पाए, उनको ट्रेन कर पाए कि कैसे कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। लेकिन आज आप जाइए बैंक में तो एक बुजुर्ग से बुजुर्ग भी आराम से अपना काम कंप्यूटर पे कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग, वो एजुकेशन दी गई है। ओके, नेक्स्ट वन सिक्योरिटी ऑफ जॉब। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जॉब सिक्योरिटी देना। मैं कहीं काम कर रही हूँ और मुझे ये नहीं पता कि कल मैं वहाँ काम पे जाऊँगी या नहीं, तो फिर मैं ऐसी जगह काम करना प्रेफर ही नहीं करूँगी। मुझे इस बात की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मेरी जॉब कहीं नहीं जा रही। अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो बदले में मैं कुछ अर्न करूँगी, मेरी जॉब रहेगी। ओके, नेक्स्ट वन एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। टाइम टाइम पे हमें एम्प्लॉयज़ वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहने चाहिए, जिसके जैसे कि हम कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको नई टेक्निक सिखा रहे हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं उनके लिए चाइल्ड, उनके जो बच्चे हैं उनको हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, एजुकेशन स्कूल्स के लिए खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स फैसिलिटी दे सकते हैं, इंश्योरेंस दे सकते हैं। ये सारी बहुत सारी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर है, क्योंकि अगर वो निश्चिंत रहेंगे, उन्हें किसी बात का टेंशन नहीं रहेगा तो अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट वन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव है क्या? फर्स्ट जनरेशन एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम करना स्टार्ट करते हो तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। आप काम तो करें, नया बिजनेस तो लगाएं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि लोगों को हम रोजगार भी दें। क्योंकि अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो आपके काम करने से आप सामाजिक उद्देश्य पूर्ण नहीं कर रहे हैं अपना। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिटियरिंग मतलब समझते हो ना, जैसे ज़रूरत के टाइम पे आपने वो चीज़ नहीं बेची और जब उसकी मंदी बढ़ गई तो आप महंगे दामों पे बेच रहे हो। इस लैंग्वेज को बोलते हैं, इस कार्य को बोलते हैं प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिटियरिंग मतलब ज़्यादा मुनाफा कमाना, मुनाफे पे भी ज़्यादा मुनाफा कमाना।
अवॉइडेंस ऑफ स्लम्स एंड पॉल्यूशन। आप पॉल्यूशन और स्लम्स एरिया मतलब झुग्गी बस्तियाँ गंदी हैं, जहाँ पे रेलवे ट्रैक के बाजू में बस्तियाँ हैं, वहाँ पे कोई सफाई के लिए नहीं जा रहा, उन्हें कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम पॉल्यूशंस ना करें। तो यही बोला है कि आप अवॉइड करें स्लम्स को और पॉल्यूशन को, ताकि आप इन्वायरमेंट हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ वर्क करें। नेक्स्ट वन है नेशनल ऑब्जेक्टिव, प्रमोट सोशल जस्टिस। आप सोशल जस्टिस को बढ़ावा दें, मतलब आप जो भी कार्य करें ईमानदारी से, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई इलीगल वर्क ना करें। प्रमोट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, अपने गुड्स बाहर भी भेजें फॉरेन नेशन में। जो गुड्स हमने बनाए और फॉरेन में सेल कर रहे हैं उनको बोलते हैं एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट मतलब फॉरेन से गुड्स यहाँ पे मंगाना। प्रमोट सब्सिट्यूट फॉर इम्पोर्ट्स, आपसे कहा है कि आप एक्सपोर्ट तो प्रमोट करें, अपने गुड्स तो विदेश में जाके बेचें, लेकिन आप विदेश से जो गुड्स मंगा के यूज़ कर रहे हैं उनके लिए सब्सिट्यूट बनाएं, उनके लिए सब्सिट्यूट। फॉर एग्जांपल, आप फॉरेन के मोबाइल्स ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह पे इंडियन ब्रांड्स ही इतने अच्छे हैं कि हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उनकी फैसिलिटी, उनकी टेक्निक्स, उनकी क्वालिटी को इतना अच्छा बनाएं कि इंडियन ब्रांड्स ही हो, जिससे कि हम इम्पोर्ट को कम कर पाएँ। इज इट क्लियर? ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क। ओके, our next topic is by profit is essential। हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने कहा प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। प्रॉफिट इतना जरूरी क्यों है, क्वेश्चन है। तो पहला आंसर इसके लिए सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। देखो, अगर प्रॉफिट नहीं होगा, आप कोई कार्य कर रहे हो और उससे आप कुछ कमा नहीं रहे, तो क्या आप वो कार्य करना प्रेफर करोगे? नहीं। तो हमें बिजनेस को चलाना है, उसको ग्रोथ कराना है, तो प्रॉफिट जरूरी है। दूसरा, बेस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कब हो सकते हैं? जब प्रॉफिट हो रहा हो, मनी आ रहा हो, पैसे के बीच में, गुड्स और पैसे के बीच में अदला बदली हो रही हो, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का ये बेस होता है कि प्रॉफिट होगा तो ही बिजनेस ट्रांजेक्शंस होंगे। कवरिंग द रिस्क, हम जो रिस्क लेते हैं उसके लिए प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है। प्रॉफिट क्या है हमारे लिए? एक रिवॉर्ड है। जो हमने रिस्क ली है उसके बदले में क्या है हमारे लिए? रिवॉर्ड है, प्रॉफिट। देन रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योर्स फॉर टेकिंग रिस्क, रिस्क लेने के लिए प्रॉफिट एक क्या है? रिवॉर्ड है। कॉज ऑफ बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ की वजह भी प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस में आप पैसे लगाते जाओगे और प्रॉफिट नहीं होगा तो एक टाइम के बाद आप जीरो पे आ जाओगे और हमें बिजनेस बंद करना पड़ेगा। दैट्स वाई प्रॉफिट जरूरी है। तो ये कुछ रीजंस हुए जिस हमारी प्रॉफिट के लिए जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, Remember this, profit should not be the sole objective। प्रॉफिट अकेला हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉफिट अकेला हमारा उद्देश्य है तो हम इलीगल एक्टिविटीज में आ जाएंगे, हम इलीगल वर्क करने लगेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, सोसाइटी से, नेशन से, ऑब्जेक्टिव से, हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं होगा। बिकॉज दिस गिव, अगर आपका सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट, तो इसकी वजह से किस चीज को बढ़ावा मिलेगा? माल प्रैक्टिसेस, जो कि फ्रॉड कहलाती है, इलीगल एक्टिविटीज। ओवरलुक दी इंटरेस्ट ऑफ अदर ग्रुप, आप दूसरे लोगों के इंटरेस्ट को क्या कर दोगे? ओवरलुक, नजरअंदाज कर दोगे। इग्नोर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी आप नजरअंदाज कर देंगे। एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर बाय रिच, अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण होगा। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या कहलाता है? शोषण। क्योंकि आपका सिर्फ मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना, तो फिर आप वो सारे कार्य करोगे जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस रिस्क। ओके, our next topic is business risk। business risk मतलब क्या होता है? it means possibility, संभावनाएं of inadequate profit। आपको inadequate मतलब जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट होगी, संभावनाएं है कि आपको जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और even losses, प्रॉफिट अकेला नहीं, लॉसेस भी हो सकता है जरूरत से ज्यादा। और अनसर्टेनिटीज, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, किसकी वजह से? कुछ अनिश्चितताएं, कुछ अनरीजन कारण के, कुछ रीजंस की वजह से, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक टाइम पे आपके पास टमाटर का स्टॉक पड़ा हुआ था और मार्केट में टमाटर आना बंद हो गए, तो वो जो टमाटर आपने 5 रुपए किलो में खरीद के रखे हुए थे, अचानक से वही टमाटर 25 रुपए किलो में बिकने लगे। तो प्रॉफिट आपको नॉर्मली 2, 5, 10 रुपए होना था, लेकिन सीधा आपको कितना हो गया? 5 की जगह पे 25 में बिक रहे हैं, मतलब आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो प्रॉफिट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? अनएडिकेट प्रॉफिट। एग्जाम्पल ले सकते हैं लॉस के लिए, प्याज आपने खरीद के रखी थी 2 रुपए किलो की, 5 रुपए किलो की आपने प्याज खरीदी, लेकिन वो 2 रुपए से बिकने लगी, आपको 3 रुपए का लॉस हो गया। ये कहलाते हैं अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, मतलब अनिश्चितता की वजह से लॉस हो गया। अब हम इनके लिए पहले से डिसाइड करके नहीं रख सकते ना कि इनकी प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ेंगी या कम होंगी, तो ये कहलाती है बिजनेस रिस्क।
अब बिजनेस रिस्क के कुछ टाइप भी है। एक होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क, दूसरा होता है प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क मतलब होता है पॉसिबिलिटी। देखो यहाँ पे एक वर्ड हमेशा रहता है संभावना है, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस। स्पेक्युलेटिव रिस्क में संभावना है कि आपको गेन भी हो जाए और लॉस भी हो जाए। जहाँ पे संभावनाएं दोनों की होगी, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, उस तरीके की रिस्क को बोलते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क। लेकिन प्योर रिस्क में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो लॉस या नो लॉस। मतलब बात एक ही हुई, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, याद रखना ये संभावनाएं होती हैं, रियलिटी में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नाउ नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है? बिजनेस रिस्क किस वजह से अराइजेस होती है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनिश्चित टाइम कि क्या हो सकता है हमें नहीं पता है। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जब तक बिजनेस रहेगा रिस्क रहेगी, बिना रिस्क के बिजनेस होता ही नहीं है। आपने 100 रुपये स्टार्ट इन्वेस्ट करके कुछ खरीदा, तो उसमें ये रिस्क ही है घर जाके वो चलेगा या नहीं चलेगा। बिना रिस्क के तो आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। हाँ, ये बात जरूर है कि आपके बिजनेस की साइज क्या है, उस पर आपकी नेचर और उसकी डिग्री डिपेंड करती है रिस्क की। अगर आपने बहुत बड़ा बिजनेस किया है तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है, छोटा सा बिजनेस है तो रिस्क भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। आपको रिस्क लेने के बदले में रिवॉर्ड में आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ये थे हमारे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब हम पढ़ते हैं बिजनेस रिस्क किस वजह से अराइज होती है, किस कारण से रिस्क होती है। तो पहला दिया है नेचुरल कॉजेस। कुछ आपदाएं, नेचर प्राकृतिक आपदाएं आ गई आपके पास, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी आ गई, बहुत सारे ऐसे रीजन से, है ना, जो नेचर के थ्रू होते हैं, इसमें ह्यूमन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरा दिया है ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस मतलब वो मानव की वजह से, लोगों की वजह से आपको अगर लॉस हो रहा है, रिस्क है। तो पहला डिसऑनेस्टी, कोई आपके प्रति लॉयल नहीं है, कोई चीट करता है आपके साथ। स्ट्राइक हो गई, लोगों ने कार्य करना बंद कर दिया, वो उसने काम ही नहीं करने हैं आपके यहाँ पे। थेफ्ट, चोरी हो गई है आपके यहाँ पे, या फिर केयरलेसनेस, लापरवाही की वजह से। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ह्यूमन कॉजेस रिस्क हो सकती है। देन इकोनॉमिक कॉजेस, सोसाइटी की वजह से भी हो सकती है। डिमांड कम हो गई आपके प्रोडक्ट की, मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बदल गई। आपके पास 10 साल पुरानी मशीन आपने अभी खरीदी थी, एक पुरानी मशीन, और वो कल दूसरी मार्केट में आ गई, टेक्नोलॉजीज बदल गई। टैक्स रेट बढ़ गया, जिस प्रोडक्ट को आपने बनाना शुरू किया उस पर 5% लगता था, अब उस पर 18% लगने लगा विद GST। अदर कॉजेज हो सकते हैं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, आप पे राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं, उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं आपके कार्य पे, इस वजह से भी आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। मैकेनिकल फेलियर, आपकी जो सिस्टम आपने बनाया था वो ठप पड़ गया, काम ही नहीं हो रहा है, तो उससे भी हमें लॉसेस हो सकते हैं। ये था हमारा बिजनेस रिस्क। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, अब देखते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। फ्लो चार्ट के जरिए अपन समझते हैं, फिर डिटेल में देखेंगे। बिजनेस एक्टिविटी 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहली इंडस्ट्री, दूसरी कॉमर्स। इंडस्ट्री के 4 टाइप्स हैं, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब जो जेनेटिक इंडस्ट्रीज है, जेनेटिक मतलब क्या होता है, आप निकाल रहे हो उसको। जेनेटिक मतलब पोल्ट्री हो गई, ये एनिमल हस्बेंड्री, ये सब किस कैटेगरीज में चले जाते हैं, जेनेटिक कैटेगरीज में। एक्सट्रैक्टिव, जमीन से खुदाई कर रहे हो आप, कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, माइनिंग वगैरह किसमें चली जाती है, एक्सट्रैक्टिव में। मैन्युफैक्चरिंग आप समझते हो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शंस, रोड्स, डैम, ब्रिजेस बनाना, कंस्ट्रक्टिव। ये 4 थे हमारे इंडस्ट्री के टाइप। फिर से बताती हूँ, जेनेटिक मतलब पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब किसमें चले जाते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव, कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, माइनिंग वगैरह किसमें जाती है, एक्सट्रैक्टिव में, जमीन से खोदना। एक्सट्रैक्टिव मतलब बाहर निकालना। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एंड कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग्स बनाना, रोड बनाना, डैम्स बनाना, ये किसमें चली जाती है, कंस्ट्रक्शन में। अब देखते हैं कॉमर्स। कॉमर्स के 2 पार्ट्स हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। ट्रेड मतलब जो व्यापार हम करते हैं, और ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड मतलब जो व्यापार में हेल्प करे। जो ट्रेड में हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। ट्रेड 2 तरीके की होती है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की 2 कैटेगरीज हैं, रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड। फुटकर देना और थोक में देना, ये रिटेल और होलसेल 2 तरीके की इंटरनल ट्रेड होती है। एक्सटर्नल से ही हमें समझ में आ रहा है
एक्सपोर्ट्स अपने गुड्स को बाहर भेजना, इम्पोर्ट्स बाहर से गुड्स मंगाना, एंड री एक्सपोर्ट्स आपने गुड्स मंगाए और दोबारा से उसको कहीं बेच दिए, फॉरेन से गुड्स आए और फिर आपने उसको किसी और कंट्री में सेल किया, वो कहलाता है री एक्सपोर्ट्स। ओके, अब ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड, तो जो हमें व्यापार में हेल्प करे वो ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। तो देखो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए तो हमें बेचने के लिए क्या चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए, स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, वेयर हाउस, फंड्स के लिए बैंक चाहिए, उनकी इंश्योरेंस चाहिए, उनको एडवर्टाइज करना, उनको पैकिंग करना, और भी सो ऑन हो सकते हैं। सो ऑन मतलब हम कह सकते हैं आपने कुछ बनाए, पैक किया, वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट किया, बैंक से इंश्योरेंस लिया, एडवर्टाइज किया, पैकिंग किया, लेबलिंग किया, उसका मार्केटिंग किया, ये सब क्या हो जाते हैं, ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड्स हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सो हैव अ गुड डे।